डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। वैल्यू एडेड सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस की। पिछली कक्षा में मैंने डिस्कस किया था कुछ बुनियादी संकल्पनाएं मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों को लेकर। उसी कड़ी में आज फिर हम लोग एक बार और थोड़ा सा उसकी गहराई में जाकर और कुछ बुनियादी संकल्पनाओं की समझ विकसित करने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं प्रश्नों पर आज के सेट में किस तरह के प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं और कैसे हम उन बारीक चीज़ों को समझकर अपनी तैयारी में मूल्यवर्धन करें। पहले एक नज़र हम लोग मूल अधिकारों पर दोबारा मैं आपको लेके चलता हूं और कुछ बातें वहां की स्पष्ट रूप से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मूल अधिकार में कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जहां से प्रश्न बनते हैं या बन सकते हैं भविष्य में भी, उनमें सबसे पहला जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार है और इसके दो अवयव हैं। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ये ब्रिटेन से प्रेरित है और यह अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन 1868 की धारा 1 से प्रेरित है। जो विधि के समक्ष समानता है, इसका अर्थ होता है विधि की सर्वोच्चता और इसका आधार है संविधान की सर्वोच्चता। तो संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित विधि की सर्वोच्चता है, अर्थात विधि सर्वोपरि है और उसी से निकल कर आता है विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत। विधियों के समान संरक्षण का अर्थ है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार या समान समूहों में समानता, यह इसका अर्थ है। और इसी को क्षैतिज या अथवा अर्थपूर्ण समता, हॉरिजॉन्टल और सब्सटेंटिव इक्वालिटी भी कहते हैं। तो हमसे पूछा जा सकता है कि क्षैतिज समानता है या लंबवत समानता है भारत में। तो क्षैतिज है, अर्थात समान समूहों में समानता का सिद्धांत है और समान परिस्थितियों में समान व्यवहार है। यह इन दोनों संकल्पनाओं का अर्थ यहां पर सामने आ रहा है। इसका जो आधार है वह समतावाद है। अंग्रेजी में कहते हैं इसको इगैलिटेरियनिज्म। बिना किसी विभेद के संसाधनों का आवश्यकता अनुसार वितरण करना ही समतावाद कहा जाता है। विभेद नहीं होगा
और सभी व्यक्तियों समूहों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अगर संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं तो उस सिद्धांत को समतावाद या इगैलिटेरियनिज्म कहते हैं। तो यही आधार है विधियों के समान संरक्षण का, और विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत है संविधान की सर्वोच्चता। इस आधार पर हम अनुच्छेद 14 के 2 अवयवों की व्याख्या कर सकते हैं। इसके उपरांत यह कहा जाएगा कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, ये दोनों मिलकर विधि का शासन बनाते हैं। रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ जो हमारा है, रूल ऑफ लॉ क्या लाभ देता है हमें, या उसका अर्थ क्या होता है? तो अर्थ यह है कि संविधान के अनुरूप शासन होगा। इसका मतलब कि विधि और संविधान के प्रावधानों से इतर शासन व्यवस्था संचालित नहीं हो सकती। तो इसको हम विशेषताओं के तौर पर देख सकते हैं। पहला, संवैधानिक तथा विधि के प्रावधानों के अनुरूप शासन का संचालन, एक विशेषता तो यही होगी। दूसरा है कि हम स्वेच्छाचारिता से रोकते हैं राज्य को, कि राज्य अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं करेगा। उसको कहा जाएगा कि शक्तियों के प्रयोग की सीमा का निर्धारण कर राज्य की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश, यह विधि के शासन का की दूसरी विशेषता है। और तीसरा है कि स्वतंत्रताओं का संरक्षण है। नागरिकों की लिबर्टीज, स्वतंत्रताएं सुरक्षित होती हैं, इससे यह कहा जाएगा। और अंतिम रूप से इसका उद्देश्य क्या है कि यह न्याय उपलब्ध कराता है। अब इसको लागू करने की प्रक्रियाएं कौन सी हैं? पहली है सम्यक या यथोचित विधि प्रक्रिया, अंग्रेजी में कहा जाएगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जैसा उचित है, यथोचित कह रहे हैं। और दूसरा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। भारत में जो संकल्पना है इसका, वह पहले इसका अर्थ देख लें। इसका अर्थ है बदलते परिवेश में उभरने वाले विषयों, अधिकारों की न्यायालय द्वारा पहचान और उन्हें
विधिक आधार प्रदान करना, यह सम्यक विधि प्रक्रिया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब हो गया विधि में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुरूप कार्य। यह जो संकल्पना है यह अमेरिका से प्रेरित है और यह जो संकल्पना है यह जापान से प्रेरित है। इस आधार पर हम इसको विधि के शासन को समझ सकते हैं और कई बातें इसमें शामिल हो जाती हैं। अगर यह कहा जाए कि विधि का शासन लोकतंत्र को लागू कराने वाला एक मौलिक कार्यात्मक सिद्धांत है तो यह गलत नहीं होगा। इट इज वन ऑफ द फाउंडेशनल फंक्शनल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। एक तरीके से इस एक वाक्य यहां लिख सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन का एक बुनियादी कार्यात्मक सिद्धांत है, इसी के अनुरूप कार्य करता है कोई भी लोकतांत्रिक शासन। इस तरीके से हम विधि के शासन को समझ सकते हैं अनुच्छेद 14 से जो विकसित हो रहा है। दूसरा जो इसका पक्ष है अनुच्छेद 14 से ही, वह है नैसर्गिक न्याय या नेचुरल जस्टिस है। इसको कहा जाएगा कि संवैधानिक तथा प्रशासनिक विधि का एक महत्वपूर्ण अवयव है। यह कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ दोनों का एक महत्वपूर्ण अवयव है और इसके अंदर के जो अवयव हैं वो दो हैं। पहला है पक्षपात रहित होने का नियम और दूसरा है निष्पक्ष सुनवाई का नियम। अंग्रेजी में कहते हैं इसको रूल अगेंस्ट बायस। नीमो इन प्रोप्रिया कॉसा जुडेक्स एसी डेबिट लैटिन फ्रेज है इसका, जिसका अर्थ होता है कि नो वन शैल बी अ जज इन हिज ओन कॉज। लैटिन में लिखा जाता है नीमो इन प्रोप्रिया कॉसा जुडेक्स एसी डेबिट। No man shall be a judge in his own cause। अपने बारे में कोई खुद निर्णय नहीं ले सकता, यही इसका मूल तत्व है। और निष्पक्ष सुनवाई का जो नियम है उसको कहते हैं रूल ऑफ फेयर हियरिंग और इसकी जो लैटिन भाषा है इसमें कहते हैं ऑडी अल्टरम पार्टम।
हेयर द अदर साइड, दूसरे पक्ष की भी सुनवाई होनी चाहिए। यह इसका अर्थ है, या दो इसके अवयव हैं। अब जो पक्षपात रहित होने का नियम है, तो पक्षपात कैसा होगा? तो या तो मौद्रिक होगा, या व्यक्तिगत होगा, या विषय वस्तु के प्रति होगा। पक्षपात के स्वरूप क्या हो सकते हैं? तो कहते हैं टाइप्स ऑफ बायस। पहला है मौद्रिक, पिक्यूनियरी। दूसरा है वैयक्तिक, पर्सनल। और तीसरा है विषय वस्तु से संबंधित, रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर। किसी भी तरह का बायस नहीं होना चाहिए, ऐसा माना जाएगा। यह पक्षपात रहित होने का नियम है। इस तरीके से हम नैसर्गिक न्याय को समझ सकते हैं कि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत अनुच्छेद 14 से विकसित होता है। एक मामला है केनरा बैंक बनाम श्री देवाशीष दास 2003 का, जिसमें भारत के उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विधिक और नैसर्गिक न्याय दोनों मिलकर अंतिम रूप से न्याय उपलब्ध कराते हैं। यदि विधिक न्याय अपने उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहता है, तो नैसर्गिक न्याय से उसको समर्थन मिलता है। यह वाक्य आपको ध्यान में रखना है कि दोनों में से अधिक महत्व किसका है, विधिक न्याय का या नैसर्गिक न्याय का। तो उसको समझने की जरूरत है हमें। केस अगर याद हो जाए बहुत अच्छी बात है। केनरा बैंक बनाम श्री देवाशीष दास 2003। उच्चतम न्यायालय के अनुसार नैसर्गिक न्याय नेचुरल जस्टिस एक अवयव है। दूसरा है विधिक न्याय या लीगल जस्टिस है। दोनों मिलकर अर्थपूर्ण न्याय देते हैं। सब्सटैंटिव जस्टिस, इसका अर्थ होता है अन्याय दूर करना। यह अर्थपूर्ण न्याय है। अब है तुलना कर दें अगर कि यदि विधिक न्याय इस उद्देश्य की प्राप्ति में सफल नहीं होता, तो नैसर्गिक न्याय की सहायता ली जाएगी। यह उसके अंदर की बात है अनुच्छेद 14 की। और इसके साथ साथ जो 15, 16, 17, 18 हैं समानता के अधिकार में, जिसमें विभेदीकरण पर रोक लगाई गई है, और यह विभेदीकरण सामाजिक स्तर पर है। कुछ हद तक हम सांस्कृतिक भी कह सकते हैं, लेकिन मूलतः यह सामाजिक विभेदीकरण को रोकता है। धर्म, इसके बाद मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, 5 आधारों पर है। इसके साथ साथ अस्पृश्यता का अंत किया गया है और उपाधियों का अंत किया गया है।
तो 15 से 18 के बीच में 14 को लागू कराने वाले प्रावधान है, ऐसा कहा जा सकता है। एक एस्पेक्ट तो यह हो गया। दूसरा एस्पेक्ट मूल अधिकारों में है, वह है, अगर हम स्वतंत्रता के अधिकारों की बात करें तो अनुच्छेद 19 में तो मौलिक स्वतंत्रताएं हैं, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है, वह है संविधान का स्वर्णिम त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। इसमें क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। तो एक पक्ष तो इसका नैसर्गिक न्याय है, नेचुरल जस्टिस। दूसरा पक्ष है विधि का शासन, क्योंकि उसमें लिखा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और जीवन का अधिकार जो है वह मानव अधिकार है। तो 3 आयाम इसके हो गए, नैसर्गिक न्याय, विधि का शासन और मानव अधिकार। अनुच्छेद 14 में अभी हमने देखा है नैसर्गिक न्याय है, तो स्वाभाविक रूप से मानव अधिकार होगा ही अगर निष्पक्षता की बात करेंगे तब, और विधि के शासन की उत्पत्ति यहीं से होती है। तो अनुच्छेद 14 में भी ये 3 अवयव हमारे लिए शामिल हैं। अनुच्छेद 19 में अगर देखें तो स्वतंत्रता प्राकृतिक अधिकार है, तो नैसर्गिक या मानव अधिकार की संकल्पना यहां भी आती है। दूसरा प्रक्रियात्मक नैसर्गिक न्याय है, और तीसरा विधि का शासन तो है ही, क्योंकि हमने युक्तियुक्त निर्बंधन लगा रखा है, इसलिए इन तीनों को मिलाकर एक स्वर्णिम त्रिभुज बनता है भारत के संविधान का, जिसको उच्चतम न्यायालय ने बताया मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 मामले में। एक बात हमें यह याद रखनी है, इसके साथ साथ हमें यह ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 21 के दायरे में कुछ अधिकारों को जोड़ा है न्यायालय ने समय समय पर। जैसे कि यदि हम अनुच्छेद 21 में अगर देखेंगे तो एक को कहा जाता है त्वरित न्याय का अधिकार, त्वरित सुनवाई है, यह त्वरित सुनवाई का अधिकार, राइट टू स्पीडी ट्रायल, हुसैन आरा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार 1979। एक तो यह है। दूसरा है विवाह का अधिकार, राइट टू मैरी। तीसरा है सोने का अधिकार, राइट टू स्लीप। चौथा है प्रजनक स्वायत्तता का अधिकार। राइट टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। ऐसे बहुत सारे अधिकार हमारे पास मौजूद हैं 21 के तहत। इसके बाद है धारणीय विकास का अधिकार, राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद सामाजिक न्याय का अधिकार, राइट टू सोशल जस्टिस। ये सब उसके अवयव आ जाते हैं। इसके बाद है आजीविका का अधिकार,
राइट टू लाइवलीहुड, से बहुत सारे अधिकार अनुच्छेद 21 के दायरे में रख दिए गए हैं। यह हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद अधिकारों से जो संबंधित एक मुद्दा है वह मानव अधिकारों का है। कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि मानव अधिकारों के साथ अनुच्छेद 21 जैसे मान लें या 14 मान लें, तो मानव अधिकारों के साथ हम इनका संबंध जो निकालते हैं वो कैसे है, इसको कहा जाएगा कि ये प्रकृति प्रदत्त अधिकार है और इसको कहा जाता है ह्यूमन राइट्स बेस्ड अप्रोच। इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं या दृष्टिकोण क्या क्या है और दस्तावेज कौन कौन सा है। दस्तावेज कह लें, निर्देश कह लें, जितनी भी बातें इसके अंदर हैं वो कौन कौन सी है। तो पहला है सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948। 30 अनुच्छेद हैं इसमें और जॉन पीटर्स हम्फ्री ने पहला मसौदा तैयार किया था और अंतिम जो मसौदा था उसमें 3 मुख्य व्यक्ति शामिल थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। पहला है रेने कैसिन, दूसरा चार्ल्स मलिक ऑफ लेबनान और तीसरा पेंग चुन चांग, चाइना। ये 3 मुख्य व्यक्ति थे जिन्होंने अंतिम मसौदा तैयार किया है और 10 दिसंबर 1948 को इसका अनुमोदन किया गया, जिसके आधार पर हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं और इसी के आधार पर हम कई बातों को देखते हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक आर्थिक न्याय, समाजवादी सिद्धांत या व्यक्तियों नागरिकों के मूल कर्तव्य। इन सारी बातों का एक मिश्रित रूप सार्वभौमिक घोषणा पत्र से उभर कर आता है। तो एक तो दस्तावेज यही है जो बहुत महत्वपूर्ण है ह्यूमन राइट्स बेस्ड अप्रोच के तहत। दूसरा, इसके अलावा कई अलग अलग प्रिंसिपल हैं, जिसमें एक है 2003 का पैनल प्रिंसिपल कहते हैं उसको, एक है 2007 का फेयर अप्रोच, फिर 2006 का है योग्यकर्ता प्रिंसिपल और एक है 2011 का यूएन गाइडिंग प्रिंसिपल। तो इस तरीके से हम HBRA को एक और तरीके से समझ सकते हैं। दृष्टिकोण है और मार्गदर्शन है। पहला है पैनल प्रिंसिपल्स 2003। पैनल का मतलब हो रहा है पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, एम्पावरमेंट एंड लीगैलिटी। पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, एम्पावरमेंट, लीगैलिटी। हिंदी में हो गया सहभागिता, जवाबदेही, गैर विभेदीकरण, सशक्तिकरण और वैधानिकता। ये 5 इसके एस्पेक्ट हैं
तो इन्हीं आधारों पर मानवाधिकारों के संरक्षण की बात कही जाती है। एक दृष्टिकोण यह है। इसके बाद है 2006 का योग्यकर्ता प्रिंसिपल, जिसको कहते हैं इंडोनेशिया का। योग्यकर्ता प्रिंसिपल्स 2006। इंडोनेशिया है, जिसमें मानवीय गरिमा का संरक्षण, मानवाधिकारों के संरक्षण का मूल तत्व बताया गया है। यदि हम ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो हम मानवाधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो इसका सिद्धांत है या दृष्टिकोण है, उसको कहते हैं फेयर अप्रोच या फेयर फ्लो चार्ट। फेयर का मतलब हो गया फैक्ट्स, एनालाइज द राइट्स, आइडेंटिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिव्यू एक्शंस। एक फ्लो चार्ट है। वो फ्लो चार्ट कैसा है, इसको देखा जाए। फैक्ट्स, इसके बाद एनालाइज द राइट्स, इसके बाद है आइडेंटिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और चौथा है रिव्यू एक्शंस। तो फेयर में कैसे हो गया, दिस इज FAIR। यही फेयर अप्रोच है जिस तरीके से हम अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं। और इसके बाद है 2011 का चौथा जो अप्रोच है, UN गाइडिंग प्रिंसिपल। यह है 2011 का। इसमें कहा गया है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन पर रोक से संबंधित है। यह इस तरीके से मानवाधिकारों के अप्रोच को समझ सकते हैं बहुत आसानी से, और इसी तरीके से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास जो प्रावधान है, वह अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 20 कहा था मैंने। अनुच्छेद 20 में 20 का खंड 1 है कार्योत्तर विधि। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कि वह विधि जिसमें किसी कार्य को, कृत्य को अपराध कहा गया है जो जब किया गया था अपराध नहीं था। वह विधि जिसमें किसी कृत्य को अपराध कहा गया है जो किया गया था अपराध नहीं था। उदाहरण है इसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। अब इसमें कहा जाएगा कि आपराधिक मामलों में ऐसी विधियों का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होता। मतलब उसके पहले की किसी तिथि के लिए
किसी कार्य के लिए हम उसको दंडित नहीं कर सकते। लेकिन कर के मामलों में ऐसा प्रभाव हो सकता है। आपके लिए यह प्रश्न है इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ यह है कि ऐसी विधि द्वारा दंड की मात्रा अगर किसी को जो भी दंड दिया है किसी कार्य के लिए, अगर उस विधि में संशोधन कर दिया और दंड बढ़ा दिया गया है, तो जो पहले से दंडित है उसके दंड की मात्रा को नहीं बढ़ा सकते। यह कार्योत्तर विधि के बारे में आपको ध्यान रखना है, इन 2 पॉइंट्स को विशेषकर, जो हमारे लिए प्रश्न बन सकते हैं। दूसरा है अनुच्छेद 20(2). दोहरे दंड से संरक्षण है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यह है अमेरिकी संविधान के 5वें संशोधन 1791 से प्रेरित। अब है यह संरक्षण विभागीय कार्यवाहियों पर लागू नहीं होगा। इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति है, कोई अधिकारी है जिसने भ्रष्टाचार के मामले में जो पकड़ा गया है, तो विभाग भी कार्यवाही करके उसको निलंबित कर सकता है और न्यायालय उसे दंड भी दे सकता है। तो हम वहां यह दावा नहीं करेंगे कि दोहरा दंड है। तो न्यायिक या प्रशासनिक कार्यवाहियों या विभागीय कार्यवाहियों पर यह लागू नहीं होता। तो यह हमें ध्यान रखना है, दोहरे दंड से संरक्षण का प्रावधान। जो तीसरा है वह है अनुच्छेद 20(3). अपने विरुद्ध साक्षी होने से संरक्षण है कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस द्वारा यदि हिरासत में रखा गया है तो उस पर यह दबाव नहीं दे सकते कि वह अपने विरुद्ध स्वयं गवाही दे दे। इस तरह का संरक्षण है। लेकिन यदि अभियुक्त के स्वामित्व में कोई वस्तु, पदार्थ, दस्तावेज है जिसके अभाव में जांच पूरी नहीं की जा सकती, तो दबाव दिया जा सकता है। एग्जाम्पल है इसका पितृत्व परीक्षण के लिए डीएनए का नमूना। दूसरा, यह संरक्षण केवल
अभियुक्त के लिए है साक्ष्यों या गवाहों के लिए नहीं। ये ध्यान रखना है हमें, इसकी थोड़ी गहराई में जाकर इस तरह की बातें हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद जो 23-24 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मानव दुर्व्यापार, बेगार या बलात् श्रम, ये सब जो प्रावधान है कि वस्तुओं की भांति मानव का क्रय विक्रय करना मानव दुर्व्यापार होगा। बेगार है भुगतान रहित अनैच्छिक कार्य, और बलात् श्रम है अनैच्छिक कार्य भुगतान रहित या भुगतान सहित। तो 3 शब्द हैं अनुच्छेद 23(1) में। एक है मानव दुर्व्यापार या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसको कहा जाएगा कि वस्तुओं की भांति मानव के क्रय विक्रय की संकल्पना। इसका जो उद्देश्य है वह शोषण है, यौन शोषण सहित। इसके बाद है बलात् श्रम, भुगतान सहित या भुगतान रहित अनैच्छिक कार्य, जैसे बंधुआ मजदूरी है, अनुबंधित श्रम है, बाल श्रम हो सकता है, ऐसे बहुत सारे श्रम हो सकते हैं। और इसी का एक दूसरा रूप है बेगार, इसको कहते हैं भुगतान रहित अनैच्छिक कार्य। ऐसी कुछ बातें आपको मूल अधिकारों में ध्यान रखनी है जो मूल्यवर्धन कराएंगी आपकी तैयारी में, और बाकी जो है वो आपने पढ़ रखी होंगी या कल भी हमने बात की है धार्मिक स्वतंत्रता और बाकी चीजों की। अब हम एक नजर डालते हैं आज का जो प्रश्न का सेट है उस पर, और ये देखते हैं कि कैसे प्रश्नों को हल किया जा सकता है। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी अभी हमने पढ़ा। एक तो है ही अस्पृश्यता का उन्मूलन, समानता का अधिकार है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा अनुच्छेद 29-30 में है। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध है, यह अनुच्छेद 23 है, ये अनुच्छेद 24 है। कल हमने पढ़ा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। इसका मतलब है कि इसका आंसर हो गया पॉइंट 1 एंड पॉइंट 4। तो हमारे लिए उत्तर हो गया 1 और 4 अर्थात सी। अगर कॉन्सेप्ट है तो प्रश्न हल करना बहुत आसान है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति के में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। जो न्यूनतम योग्यता है शिक्षकों की वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नॉट की स्टेट। तो यहां पर ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षक की एक न्यूनतम योग्यता निर्धारित है, तो यह स्टेटमेंट इस आधार पर गलत होगा। आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप, यहीं पर उत्तर इसी से निकल जा रहा है कि अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जब तक हम टेट का एग्जाम नहीं देते तब तक हम शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं हो सकते। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है। ये सब निजी हैं, मोस्टली दे आर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो इस तरह की शिक्षा कराते हैं, इसलिए इस तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो हमारे लिए उत्तर क्या हो गया? केवल 2, ओनली 2। तो आरटीई हमें पढ़ना पड़ेगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा?
शक्तियों की सीमा है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की है कि लिमिट लगाती है पावर पर। कानून के समक्ष समानता है ही। सरकार के प्रति लोगों की जिम्मेदारी यह तय नहीं करता वह, लेकिन स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो 1, 2 और 4 हमारे लिए उत्तर है, बहुत स्पष्ट। विधि के शासन की बात अभी मैंने कही थी, तो विधि के शासन की विशेषताओं को हम इस रूप में देख सकते हैं। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? अभी हमने एक लिस्ट बनाई थी अनुच्छेद 21 में, बहुत सीधे सीधे स्पष्ट भाग, स्पष्ट उत्तर है, फैक्ट बेस्ड तथ्यात्मक उत्तर है अनुच्छेद 21, और भाग 3 में गारंटी दी गई स्वतंत्रताएं। इसी से जुड़ जाता है संविधान का स्वर्णिम त्रिभुज भी। तो 14, 19 और 21 को ध्यान में रखना है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? बहुत स्पष्ट है। अभी हमने 21 का अगर एम्बिट देखेंगे, उसका दायरा देखेंगे, तो बहुत सारे अधिकार इसमें। तो इसमें मान लिया इस वर्ष आया 2019 में विवाह करने का अधिकार, तो आपके लिए हो सकता है सोने का अधिकार आ जाए, आजीविका का अधिकार आ जाए। तो 21 के दायरे को समझने की जरूरत है। तो आंसर इज बी हियर। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? प्रश्न को देखकर ऐसा लग रहा है कि जब हमारे पास कॉन्सेप्ट है तो प्रश्न हमारे लिए बिल्कुल सरल दिखाई दे रहा है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, समता का अधिकार। 23, 24, 19 से 22, 32, ये 14 से 18, उसी में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। तो आंसर इज डी, समता का अधिकार है यह। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? अभी मैंने बताया था कि जो यूडीएचआर है, यूडीएचआर में उद्देशिका जैसे है, उसमें समानता की बात है, स्वतंत्रता की बात है, तो वहां भी स्वतंत्रता है। सामाजिक आर्थिक न्याय लोकतंत्र की बात है, निदेशक तत्व भी है, और व्यक्तियों के कर्तव्य भी है। तो सभी बातें भारत के संविधान में दिखाई देती हैं, अर्थात 1, 2 और 3 इसका स्पष्ट रूप से उत्तर है। अगर इसको हम बहुत बारीकी से देखें तो उद्देशिका जो हमारे संविधान की है, वहां यूडीएचआर में अनुच्छेद 3 है, जिसमें इक्वालिटी की बात कही गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो सार्वभौमिक घोषणा पत्र में अनुच्छेद 23 है, जहां सामाजिक आर्थिक अधिकारों की बात है। और मूल कर्तव्य की बात अगर हम भाग 4A में करते हैं तो वहां अनुच्छेद 29 है, जो यूडीएचआर में है। तो इन तीनों का संबंध यूडीएचआर के अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 29 से स्थापित है। इस आधार पर ये तीनों उत्तर हमारे हो गए कि 1, 2, 3 हमारे लिए यह उत्तर है। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 37 की बात आ रही है, कल भी हमने चर्चा की है, किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 37 यह लिखता है कि इस भाग में अधिकथित तत्व किसी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी ये शासन के मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इनका प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है वह भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, दोनों अनुच्छेद 37 से निकाल लिए गए हैं। तो हमारे लिए उत्तर क्या हो गया? 2 और 3। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, अनुच्छेद 21 स्पष्ट रूप से आपके सामने है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है।
जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। एक ही नागरिकता है, एकात्मकता है भारत में, तो सिंगल सिटीजनशिप है। इंडिया इज ए यूनिटरी स्टेट, तो सिंगल सिटीजनशिप है। और राजनीतिक रूप से एकल अधिवास है। सामाजिक आर्थिक रूप से राज्यों को अधिवास की नीति बनाने का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक रूप से कोई राज्य हमें रोक नहीं सकता कि आप हमारे राज्य में निवास नहीं कर सकते। तो नागरिकता एक है और राजनीतिक रूप से एकल अधिवास है, इसलिए पहला स्टेटमेंट तो सही है हमारा। जन्म से नागरिक को केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ऐसी कोई बाध्यता भारत के संविधान में नहीं है। और अगर किसी भी विदेशी को, किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दे दी गई है तो उससे वंचित भी किया जा सकता है। तो दूसरा और तीसरा दोनों स्टेटमेंट गलत है। हमारा उत्तर हो गया केवल एक, एकल नागरिकता और एकल अधिवास। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? अनुच्छेद 39C, कल हम लोग बात कर रहे थे कि 39B और C में समाजवादी सिद्धांत है। 39B यह कहता है कि भौतिक संसाधनों पर समुदाय का स्वामित्व होगा, और 39C में यह लिखा गया है कि राज्य धन और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण पर रोक लगाएगा। तो यदि धन का संकेंद्रण या केंद्रीकरण होता है तो सीधे सीधे अनुच्छेद 39C का उल्लंघन है, जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व है। तो अगर हमें आर्टिकल की मूल बात याद है तो स्पष्ट रूप से हमारा उत्तर यहां दिखाई दे रहा है, बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है, ये भी हमने बात की है कल। यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को है, विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, यह ना तो मूल अधिकार है ना ही विधिक अधिकार है। मूल अधिकार तो बिल्कुल नहीं है, विधिक अधिकार है। तो यह स्टेटमेंट भी गलत है, यह भी गलत है। आपको ध्यान केवल रखना है कि अनुच्छेद 300A में, भाग 12 के अनुच्छेद 300A में यह लिखा है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड। यह व्यक्तियों को प्राप्त है, न कि केवल नागरिकों को। यहां लिखा है यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। तो उत्तर हो गया हमारा बी। सीधे सीधे अगर आप गौर कर रहे हैं तो सीधे सीधे अनुच्छेदों से जिन जिन बातों को हमने हाईलाइट कर रखा है वहां से प्रश्न पकड़ में आ जाएंगे आपके लिए भविष्य में भी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नए तरह का प्रश्न आया था 2021 में, शहर का अधिकार, राइट टू सिटी, यूएन हैबिटेट और इस्तांबुल डिक्लेरेशन है, वहां से निकाला गया है। तो यह एक विशिष्ट प्रश्न है जो 2021 में आया था। यूएन हैबिटेट चूंकि न्यूज में था इसलिए शहर का अधिकार पूछा गया था हमसे, और यह कहा जा रहा है कि शहर का अधिकार एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। यह तो ठीक है ही। शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है, यह भी ठीक है। शहर का अधिकार आशय यह है कि राज्य शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता है वंचित। अगर वो अनऑथराइज्ड हैं तो अवैध हो जाएंगी तो वंचित कर सकता है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। हमारा उत्तर हो गया 1 और 2। लेकिन ये स्पेसिफिक क्वेश्चन था उस वर्ष के करंट से रिलेटेड। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसका उल्लंघन करता है? अगर हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे किसी को तो वह स्वेच्छाचारी हो जाएगा, और स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 14 है, क्योंकि वहीं से विधि का शासन उत्पन्न होता है। और विधि के शासन की विशेषता हमने लिखी है कि वह स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाता है, राज्य की शक्तियों की सीमा का निर्धारण करके। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है अनुच्छेद 14 से। तो हमने जो बात अभी कही आपको विधि के शासन को समझाने के दौरान, उसके आधार पर इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसान होगा, अनुच्छेद 14। तो जितनी बातें हमने आज चर्चा में लाई हैं उनसे भी आपके लिए प्रश्न बहुत आसानी से हल हो सकते हैं यदि आपने उन संकल्पनाओं पर गौर किया और यदि आपने उन संकल्पनाओं पर ध्यान रखा है, उनको याद रखा है, तो आपको प्रश्न को हल करने में समस्याएं नहीं होंगी। अगली कक्षा में फिर हम लोग ऐसे ही कुछ बुनियादी बातों पर चर्चा करेंगे। आने वाले खंडों में कौन से प्रश्न आ रहे हैं
किस तरह के प्रश्न आ चुके, कैसे प्रश्न भविष्य में बन सकते हैं, उन पर भी बात करेंगे और संकल्पनाओं पर चर्चा करके मूल्यवर्धन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।